साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा के पूर्व पर्सन प्रीवियस ईयर पर्सन की सेकंड सीरीज है, सेकंड क्लास है, जिसमें हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में पूछे गए 10 प्रश्नों का हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने 10 प्रश्नों का हल किया था। ये 10 प्रश्न जो भी आपको यहाँ पर हल करवाए जाते हैं, इनका टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स ऐप पर उपलब्ध है। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन आप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करें और उसके बाद में उस ऐप में निःशुल्क फोल्डर के रूप में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अभी तक हमने 10 प्रश्न का हल कर चुके हैं। आज 11वां प्रश्न का हल करेंगे। 11वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत संयोग और गणित के खेल पर आधारित है? विच थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन गेम ऑफ चांस एंड मैथमेटिकल। अर्थात गणित और संयोग दोनों किस सिद्धांत में देखने को मिलते हैं? सापेक्षता सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत और लुईस का सिद्धांत। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी समझ के ऊपर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। संभावना का सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि प्रायिकता में हम संयोग भी देखते हैं और मैथ भी देखते हैं। दोनों प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में देखने को मिलती है। संयोग के रूप में हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, हेड और टेल। उस सिक्के में हम अनुमान लगा सकते हैं, संयोग से हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और गणित के रूप में अगर हम इसको निकालते हैं, मान लीजिए हेड की हम बात करते हैं, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल संयोग कितने हैं? 2 और हेड है 1, इसलिए 1/2 हेड की प्रायिकता होगी। अगर हम टेल की प्रायिकता निकालें तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 रहेगी। इस तरह इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी रहेगा। आंसर विकल्प संख्या 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12, व्यापार संरक्षणवाद है। व्यापार संरक्षणवाद क्या है? व्यापार संरक्षणवाद में हम एक देश अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संरक्षणवाद की नीति अपनाता है। संरक्षण देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए इस नीति को अपनाता है। ठीक है। इसको अपनाने के लिए वह निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकता है। विदेशों से जो भी आयात होगा उस पर प्रतिबंध लगा देगा। निर्यातों पर प्रतिबंध लगाएगा या फिर निवेश निषेध करने की आर्थिक नीति को लागू करेगा या आयातों को प्रोत्साहित करने की आर्थिक नीति को लागू करेगा। इसका जो आंसर होगा विकल्प 1 रहेगा। आयातित वस्तुओं पर टैरिफ आदि लगाकर विभिन्न देशों को आयात प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति। अर्थात टैरिफ लगाकर विदेशों से आने वाले सामान को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आयातित वस्तु पर टैरिफ आदि लगाकर विभिन्न देशों से आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति व्यापार संरक्षणवाद है। इससे एक देश अपने घरेलू उद्योगों का संरक्षण करता है, उनको बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, आईएस वक्र को व्युत्पन्न करने पर प्रथम भाग है। आईएस वक्र को उत्पन्न करने का प्रथम जो भाग है वह क्या है, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। आईएस वक्र आय व ब्याज की दर के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। आईएस वक्र किसको दर्शाता है? आय के स्तर को और ब्याज की दर को, ब्याज की दर के अलग अलग स्तर को दर्शाता है, जहां पर निवेश के बराबर होगी सेविंग, निवेश के बराबर सेविंग होगी, इन्वेस्ट इन इक्वल टू सेविंग्स। ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है, ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। यदि ब्याज की दर में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से निवेश में क्या होगा? कमी होगी। लोग उधार लेना बंद कर देंगे, उधार लेना बंद होगा तो निवेश में कमी होगी। और यदि ब्याज की दर कम हो जाती है तो लोग अधिक उधार की मांग करेंगे, अधिक उधार की मांग होगी तो निश्चित रूप से निवेश में वृद्धि होगी। इसलिए इसका जो आंसर होगा, ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध, विकल्प 2। विनियोग फलन जो कि विनियोग व ब्याज की दर में विपरीत संबंध को दर्शाता है, यह आईएस वक्र को व्युत्पन्न करने का प्रथम भाग है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, तुलनात्मक लाभ का रिकॉर्डियन सिद्धांत 1936 में किस रूप में प्रस्तुत किया गया? तुलनात्मक लाभ का रिकॉर्डियन सिद्धांत 1936 में किस रूप में प्रस्तुत किया गया? पहला है विकल्प निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। किसने दी है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसमें बताया है कि एक देश जिस वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ में होता है वह उस वस्तु का उत्पादन करे और उस वस्तु का निर्यात करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया और उसी के सिद्धांत के आधार पर 1936 में अवसर लागत सिद्धांत प्रोफेसर हैबरलर ने 1936 में तुलनात्मक लाभ का रिकॉर्डियन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। 1936 में इसको प्रस्तुत किया, अतः इसका आंसर जो होगा वह होगा अवसर लागत का सिद्धांत, हैबरलर के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, एक निश्चित समय पर दी गई कीमत पर किसी एक वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसकी कीमत देने की इच्छा व क्षमता कहलाती है। यहाँ पर सीधा अर्थ निकल रहा है मांग, मांग से है। मांग के अंदर 5 तत्वों को शामिल किया गया है, निश्चित समय, निश्चित समय बिंदु, निश्चित कीमत, वस्तु को खरीदने की इच्छा, वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्रय करने की क्षमता और क्रय करने के लिए तत्परता। अगर ये 5 तत्व उपलब्ध हैं तो उस स्थिति को हम मांग कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा मांग होगा। पहला विकल्प जो है हमारा आपूर्ति। पूर्ति का संबंध एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने की इच्छा है, वस्तु को बेचने की क्षमता है और तत्परता भी है। यह विक्रेता पक्ष के लिए है आपूर्ति का। सेकंड जो है हमारा उपयोगिता, एक वस्तु द्वारा मानव की या मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करना। तीसरा जो है मांग, 5 तत्वों पर निर्भर करता है, निश्चित समय, निश्चित कीमत, वस्तु को खरीदने की इच्छा, वस्तु को खरीदने की क्षमता और उसके लिए
तत्परता भी होनी चाहिए। अगर ये पांचों तत्व उपलब्ध है तो उसको हम मांग कह सकते हैं। और अगला है लॉस। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, इसको ज्ञात करना लॉस होता है। ठीक है, अगर अतः इसका जो आंसर होगा वह होगा मांग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, अल्पाधिकार उद्योग में मोड़ युक्त मांग वक्र किंग डिमांड कर्व में मान्यता है। मोड़ युक्त मांग वक्र जो है किंग डिमांड कर्व, यह किसने दिया है? स्वीजे ने दिया है। ठीक है, स्वीजी जो बताता है किंग डिमांड कर्व, मोड़ युक्त मांग वक्र, यह दर्शाता है ऊपर का जो भाग है, इसमें ऊपर का भाग बनेगा इस तरह का और नीचे वाला भाग कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती है। अगर एक फर्म कीमत को बढ़ाती है तो अन्य फर्म कीमत को बढ़ाने की प्रतिक्रिया कम करेंगी। लेकिन यदि एक फर्म कीमत को कम करती है तो निश्चित रूप से अन्य फर्में भी कीमत को कम रखती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा विकल्प एक होगा। विकल्प एक, कीमत को बढ़ाने की प्रतिक्रिया कम है अपेक्षाकृत कीमत कम करने की प्रतिक्रिया से। जैसे मान लीजिए मोबाइल कंपनियां हैं या नेटवर्क कंपनियां हैं, जियो अगर अपनी कीमत बढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है कि अन्य कंपनियां भी अगर अपनी कीमत बढ़ाएंगी। लेकिन अगर एक नेटवर्क प्रदाता, एक कंपनी अपनी कीमत या इंटरनेट का चार्ज कम करती है तो निश्चित रूप से मार्केट में बने रहने के लिए अन्य कंपनियां भी उसकी कीमत को कम करेंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत एचओ थ्योरी कहता है। हेक्सर-ओलिन जो सिद्धांत है वह बताता है श्रम अपेक्षाकृत अधिक है वह श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत बताता है अगर किसी देश में पूंजी गहन वस्तुओं की अधिकता है या पूंजी अधिक है तो निश्चित रूप से उस देश में पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। और यदि श्रमिक अधिक हैं तो निश्चित रूप से श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन होगा और श्रम गहन वस्तुओं का ही निर्यात किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो प्रश्न का विकल्प है, जहां श्रम आधिक्य है वहां पूंजी वस्तु से बदल दिया जाएगा। असत्य है, सत्य नहीं हो सकता। जहां श्रम अपेक्षाकृत अधिक है वहां श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, बिल्कुल सही है। जहां पूंजी दुर्लभ है वहां पूंजी हम गहन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे, असंभव स्थिति है यह भी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर होगा वह आंसर होगा सेकंड विकल्प, जहां श्रम अपेक्षाकृत अधिक है वहां श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और श्रम गहन वस्तुओं का ही निर्यात किया जाएगा। अगला प्रश्न बैंकिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, व्यापारिक बैंक का निम्न में से कार्य नहीं है। प्रश्न में 3 कार्य व्यापारिक बैंक के हैं और एक कार्य उसका नहीं है। तो यहाँ पर उस कार्य का हमें चयन करना है। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? जमाओं को स्वीकार करते हैं, उधार देते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं। ये सभी कार्य किसके हैं? व्यापारिक बैंक के। लेकिन मुद्रा का निर्गमन करना किसका कार्य है? केंद्रीय बैंक का कार्य है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा विकल्प 4, मुद्रा का निर्गमन किसका कार्य है? विकल्प 4, यह कार्य है केंद्रीय बैंक का। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अतः इसका आंसर विकल्प 4 होगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, माना कि प्रति माह आय कुल 6 परिवारों की निम्न प्रकार है। 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1400, 1525, 1625 और 1632 है। तो परिवारों की औसत आय क्या होगी? औसत आय या समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह है समांतर माध्य बराबर
समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो हम इनका योग करेंगे 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1632। तो जब हम इनका योग करेंगे तो आंसर जो होगा वह 9282। ठीक है, जब हम 9282 में छः का भाग देंगे तो आंसर जो प्राप्त होगा 1547। तो इसका आंसर होगा विकल्प सी 1547। इसका समांतर माध्य आएगा या फिर औसत आएगा। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, उदारीकरण का मतलब है। उदारीकरण, भारत में उदारीकरण की नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको हम शॉर्ट में एलपीजी के नाम से जानते हैं, यह नीति कब अपनाई गई? 1991 में अपनाई गई। उदारीकरण में हम सरकार उद्योगों को ढिलाई प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सरकारी नियंत्रणों की ढिलाई। विकल्प एक सही होगा। सरकारी नियंत्रणों की सख्ती गलत है। व्यापार पर अधिक नियंत्रण संभव नहीं है इसका आंसर। और निर्यात पर अधिक नियंत्रण, यह भी गलत है। तो इसका आंसर सही होगा सरकारी नियंत्रणों की ढिलाई। साथियों, आज हमने आरपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न हल करने की सीरीज का सेकंड पार्ट था। यह आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर भविष्य में इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।